अभी तक हमने देखा कि हमारा एच ऑफ एक्स ये है। अभी हम ज़रा देखते हैं कि अगर हम नॉन लीनियर फंक्शंस को, कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर फंक्शंस को लर्न करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से इस हाइपोथेसिस को ज़रा सा मॉडिफाई करें तो हमारे कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर फंक्शंस भी एक पावरफुल और बेहतर इफेक्टिव तरीके से लर्न हो सकते हैं। तो ये हमारी कॉस्ट मिनिमाइजेशन हमारी होगी वो इस एक्सप्रेशन के तहत हो रही होगी। यहाँ पर एक सी का फैक्टर है, देयर इज नो लैम्डा हियर, रिमेंबर। तो हमने जो दो टर्म्स हैं हमारी कॉस्ट की, फॉर y इज इक्वल टू 1 एंड फॉर y इज इक्वल टू 0, वो यहाँ पर देख ली। लेफ्ट साइड पर हमें y इज इक्वल टू 1 हमारी टर्म प्लॉट हुई नज़र आ रही है, इसको हमने कॉस्ट 1 कहा था। तो यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू 0 वाली टर्म प्लॉट हुई नज़र आ रही है, इसको हमने कॉस्ट 0 कहा था। इसमें जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि जब भी हम चाह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट 1 कम से कम आए तो वो रीजन क्या है, वो रीजन वो है जहाँ पे z की वैल्यू 1 या उससे ऊपर हो चुकी हुई है, यानी z की वैल्यू 1 या अबव होगी तो हमारी कॉस्ट 0 आएगी। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन बता रहा है। सिमिलरली राइट साइड पर अगर हम देखें तो हमारी कॉस्ट 0 कब हो रही है, यानी हमारी कॉस्ट मिनिमम कब आ रही है, वो आ रही है जब हमारा z इज इक्वल टू -1 है, और फिर जब उससे छोटा होता जा रहा होता है तो हमारी कॉस्ट 0 आ रही होती है। y इज इक्वल टू 0 के केस में इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि हमारा थीटा टी एक्स विच इज z इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -1, जबकि y इज इक्वल टू 1 के केस में हम चाहते हैं कि हमारा थीटा टी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम z की वैल्यूज़ हमें नज़र आ रहा है कि हम क्या चाह रहे हैं। इससे पहले हमने देखा ये था कि हम थीटा टी एक्स 0 से ऊपर जब जाता है तो हम कह देते हैं 1, अदरवाइज हम कहते हैं 0। लेकिन अभी जो हमें कॉस्ट फंक्शन नज़र आया, कॉस्ट फंक्शन से पता ये चला कि असल में सिर्फ 0 पर नहीं रुकना, हमें 0 से थोड़ा सा आगे जाना है। 0 से जो थोड़ा सा आगे जाना है, कहाँ पर जाना है, हम कह रहे हैं 1 की तरफ जाएंगे। हम थोड़ा सा मज़ीद हम ऐसे कह लें कि हम कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा मज़ीद चाहिए, अपना जो डिसीजन बाउंड्री थोड़ी सी और आगे चाहिए। हम चाहते हैं कि थीटा टी एक्स 0 से ऊपर जाते ही हम फ़ौरन ना कहना शुरू हो जाएं उसको कि ये पॉजिटिव है। हम ज़रा सा और इंतज़ार करते हैं, जब थीटा टी एक्स की वैल्यू 1 तक पहुंचेगी या उससे ऊपर जाएगी तब हम इसको पॉजिटिव कहना शुरू होंगे, यानी उस वक्त तक हम मिनिमाइजेशन अपनी जारी रखेंगे। सिमिलरली 0 हमें इमीडिएटली नहीं कह देना चाहिए, जैसे एक ही बाउंड्री के ऊपर हमें थोड़ा सा और नीचे लाना है वैल्यूज़ को, और जब तक थीटा टी एक्स की वैल्यू -1 या उससे कम नहीं हो जाती तब तक हम इसको 0 नहीं कहेंगे। तो एक तरह से हमें मार्जिन सा मिल रहा है। हम 0 क्रॉस करते ही इमीडिएटली डिसाइड नहीं कर रहे, हम 0 क्रॉस करने के बाद कुछ जगह ले रहे हैं कि नहीं, 0 क्रॉस करने के बाद देखते हैं थीटा टी एक्स कितना बड़ा होता है, उसको इतना बड़ा हो जाने दें कि 1 तक पहुंच जाए, उसके बाद हम इसको कह देंगे नाउ दिस इज़ पॉजिटिव क्लास। सिमिलरली थीटा टी एक्स छोटा होने के बाद देखते हैं कितना मज़ीद छोटा होता है, जब तक उसकी वैल्यू -1 नहीं पहुंच जाती तब तक हम कहेंगे कि तब तक हम कुछ भी नहीं बताएंगे, जब -1 या उससे जाएगी तो हम कहेंगे नाउ दिस इज़ नेगेटिव क्लास फॉर श्योर। ये अभी हम ज़रा सा देखते हैं इसकी डिसीजन बाउंड्री किस तरह की होती है, लेकिन अभी बेसिक चीज़ हमें जो समझ आई है वो ये समझ आई है कि थीटा टी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड थीटा टी एक्स लेस देन इक्वल टू -1, ये हमारा डिसीजन होगा, ना कि जो हमने पहले से टॉप राइट कॉर्नर में डिसीजन लिया हुआ है। तो 0 से ऊपर जाने के बाद 1 है और 0 से अभी जो हमने रेगुलराइजेशन पैरामीटर सी देखा है, दरअसल इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 बड़ी हो तो क्या हो सकता है, हमारे कॉस्ट फंक्शन क्या शक्ल हो जाएगी, या असल में कॉस्ट फंक्शन किस तरह से मिनिमाइज हो रहा होगा और उसका डिसीजन बाउंड्री पर क्या फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली अगर वैल्यू छोटी हो सी की तो डिसीजन बाउंड्री पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या एसवीएम किस तरह से बिहेव करेगा। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि सी की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, इट्स वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। अगर सी की वैल्यू काफ़ी बड़ी है तो हमें ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि सी तो एक कांस्टेंट है, सी की वैल्यू बड़ी है, तो अब यकीनन जो मिनिमाइजेशन करने की कोशिश की जाएगी वो इस फैक्टर के ऊपर की जाएगी। सी तो मल्टीप्लाई हो रहा है
जब सी मल्टीप्लाई आया तो कोशिश की जाएगी कि इस लेफ्ट साइड वाले टर्म में से ये हिस्सा ज़ीरो आ जाए, ये हिस्सा ज़ीरो करना हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और जब हम ये हिस्सा ज़ीरो करना चाह रहे हैं इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट टॉलरेट एनी एरर, हम कोई भी मिस क्लासिफिकेशन टॉलरेट नहीं करेंगे, ना तो y इक्वल टू 1 की मिस क्लासिफिकेशन टॉलरेट करेंगे, ना ही y इक्वल टू 0 की मिस क्लासिफिकेशन टॉलरेट करेंगे। अगर हम ये दोनों टॉलरेट नहीं करेंगे तो ये टर्म ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगी और जो मिनिमम वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन पे आनी थी वो c आनी है, तो वो c ही रहेगी। तो अब ज़रा देखते हैं कि कॉस्ट फंक्शन जो हमारा जो हमने अपनी दोनों टर्म्स के अगेंस्ट कॉस्ट 1 एंड कॉस्ट 0 ड्रॉ की हुई है वो हमें क्या बताती हैं। हम यहाँ पर बता रही हैं कि अगर हमें y इक्वल टू 1 एग्जैक्टली सही प्रिडिक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें थीटा टी एक्स की वैल्यूज़ वो वाली वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जहाँ पर थीटा टी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम इन एनी केस हमें ये करना पड़ेगा इफ़ वी वांट दिस पर्टिकुलर टर्म टू बी 0। बिल्कुल ऐसे ही जब हम y इक्वल टू 0 निकालना चाह रहे हैं या इसको प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो हम चाहेंगे अपनी इस कॉस्ट 0 वाली जो प्लॉट है उसके ज़रिए पता चल रहा है कि हम थीटा टी एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 चाह रहे हैं। जब हम इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 चाह रहे हैं तो हमें ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वी कैन नॉट टॉलरेट एनी एरर बिकॉज हम इस टर्म को 0 रखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मिस क्लासिफिकेशन की कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो। So in any case, we'll have to find theta tx less than equal to -1 for y is equal to 0 and theta tx greater than equal to 1 for y is equal to 1. तो हमारा प्रॉब्लम क्या बन गया, हमारा प्रॉब्लम जो है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट हो सकता है। we want to minimize c multiplied by 0 because c is very large, तो हम सिर्फ इसी टर्म को 0 कर सकते थे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में से जो लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन था इस प्लस के लेफ्ट साइड वाला, तो हम ये करना चाहेंगे। इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी टर्म c मल्टीप्लाइड बाई 0। तो c बहुत बड़ा कांस्टेंट है अभी, तो हम जब इसको 0 करने की कोशिश करेंगे, अगर हम 0 करने में कामयाब हो गए तो हमने क्या किया है, हमने c की वैल्यू और हमने इस पूरी टर्म को ख़त्म कर दिया और अब हमें सिर्फ थीटा जेस जो है ये मिनिमाइज करने हैं। लेकिन ये जो मिनिमाइजेशन हो रही है इस पर कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं हमारी, उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए मिनिमाइज कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि अगर y इज इक्वल टू 1 है ट्रेनिंग एग्जांपल्स में लेवल, तो थीटा टी एक्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इफ y इज इक्वल टू 0 तो थीटा टी एक्स वुड बी लेस देन इक्वल टू -1। इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें अपनी मिनिमम वैल्यू जो मिलनी चाहिए थी वो हमें मिल रही होगी। अब देखते हैं उसकी बेस पर डिसीजन बाउंड्री किस तरह की आती है। इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि डिसीजन बाउंड्री किस तरह की आएगी। अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हम बड़ी ही आसानी से इन दोनों एग्जांपल्स को, जो रेड कलर की क्लास है और ब्लू सर्कल्स की क्लास है, इनको बहुत ही आराम से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बल्कि हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस अवेलेबल हैं जो इसको क्लासीफाई कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा हमें नज़र आ रहा है ये लीनियरली सेपरेबल डेटा है। हम एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए या मोर देन वन स्ट्रेट लाइन के ज़रिए इन दोनों क्लासेस को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मसलन एक ये हमारे पास लाइन आ गई, ये लाइन बिल्कुल ठीक क्लासीफायर है जिसकी एक तरफ तमाम रेड वाले इंस्टेंसेस हैं और दूसरी तरफ सारे ब्लू वाले इंस्टेंसेस हैं, या लेफ्ट साइड सारे क्रॉसेस हैं और राइट साइड पे सारे के सारे सर्कल्स। एक और क्लासीफायर एक और हमें हाइपोथेसिस मिल गया, ये वाली स्ट्रेट लाइन भी इन दोनों क्लासेस को सेपरेट कर रही है और एक तीसरी लाइन भी कर रही है इन दोनों क्लासेस को सेपरेट। अब इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क एक जो नज़र आ रहा है वो फ़र्क ये है कि तीनों बिल्कुल ठीक क्लासीफाई कर रही हैं, तीनों बिल्कुल एज रिक्वायर्ड अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रही हैं अगर इफ़ दिस इज़ द होल ट्रेनिंग डेटा। तो इनमें फ़र्क जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जो मेरी लाइन 1, इसको लाइन 1 लेबल कर देता हूँ, इसको मैं लाइन नंबर 2 लेबल कर देता हूँ और इसको मैं लाइन नंबर 3 लेबल कर देता हूँ। तो जो मेरी लाइन 1 है, मेरी लाइन 1 ने कुछ इस तरह की बाउंड्री ड्रॉ की थी कि वो
मेरी इस एग्जाम्पल के बहुत करीब से गुजर रहा था और मेरी इस एग्जाम्पल के बहुत करीब से गुजर रहा था हाइपोथेसिस। लाइन 2 भी किसी एग्जाम्पल से ज़्यादा से करीब थी, किसी से थोड़ी सी ये अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइन 2 काफ़ी करीब थी इस एग्जाम्पल से, बाकियों से इतनी करीब नहीं थी। तो अब एज कम्पेयर टू लाइन 1, लाइन 2 ज़रा सी ज़्यादा रोबस्ट है। यानी अगर यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल बाद में कभी आती है तो लाइन 2 को चेंज नहीं होना पड़ेगा, लाइन 2 वाला हाइपोथेसिस यहीं पे रहेगा। कोई एग्जाम्पल इधर आती है तो लाइन 2 वाला हाइपोथेसिस यहीं पर रहेगा। कोई और एग्जाम्पल इस सर्कल की हमको ज़रा सी इस तरफ आती है तो लाइन 2 वाला हाइपोथेसिस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर आती है तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर पहली लाइन को मॉडिफाई होना, पहली लाइन को डिसाइड करना पड़ेगा, अपनी डिसीजन बाउंड्री दोबारा से निकालनी पड़ेगी। जो तीसरी लाइन है, लाइन नंबर 3, ये इन दोनों से डिफरेंट है। ये दोनों इनमें डिफरेंस है क्या, ये अपने आप को एक ख़ास मार्जिन पे, एक ख़ास डिस्टेंस पर रख रही है ट्रेनिंग एग्जाम्पल से। इस लाइन ने ये जो मैंने डॉटेड लाइंस प्लॉट की हैं, ब्लैक डॉटेड लाइंस इस लाइन नंबर 3 के साथ, ये अगर आप इसको कह सकते हैं कि मार्जिन है इनके बीच में। ये जो डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है एग्जाम्पल्स का और इन लाइंस का। ये वाला जो इस लाइन ने अपने आप को ट्रेनिंग एग्जाम्पल से एक ख़ास डिस्टेंस पर रखा दोनों साइड्स पर, और ये जो मिनिमम डिस्टेंस निकालने की, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने की कोशिश की है इसने, ये वो मार्जिन है जिसकी हम बात कर रहे थे, कि जिसकी वजह से लोग इसको कहते हैं कि इट इज़ लार्ज मार्जिन क्लासीफायर। तो ये एल्गोरिथम करता है क्या, ये कोशिश करता है कि ये जो लाइन नंबर 3 और ये डॉटेड लाइंस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमाइज करे, कि इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम करे। और ये वो बात थी, अगर हम इस पहली, अगर मैं इसको लाइन नंबर 4 कह दूँ, इस डॉटेड लाइन को अगर मैं क्लासिफिकेशन करता आ रहा होता, तो जैसे ही मुझे लाइन नंबर 4 इस पॉइंट पर मिलती, तो मैं शायद फ़ौरन तौर पर, क्योंकि मैं थीटा टी एक्स, या मैं ऐसे कहना चाहिए कि मेरी क्लासिफिकेशन ठीक होना शुरू हो गई थी, थीटा टी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं, उस तरफ आना शुरू हो गया था। तो अब मैंने यहीं पे क्लासीफाई कर देता शायद कि नाउ दिस इज हाइपोथेसिस, जिसने दोनों को सेपरेट कर दिया। एसवीएम गोज अ स्टेप फर्दर, वो कहता है कि नहीं, जब तक थीटा टी एक्स ग्रेटर देन 1 ना हो जाए या इक्वल टू 1 ना हो जाए, तब तक मैं मज़ीद बेहतर डिसीजन बाउंड्रीज सिलेक्ट करता रहूँगा। और ये मज़ीद बेहतर डिसीजन बाउंड्री सेलेक्ट करने का जो कोशिश है, उसमें होता ही है कि इन मार्जिन और हाइपोथेसिस के बीच में डिस्टेंस हमें मिल जाता है। तो ये चीज़ हमारी मार्जिन भी कहलाती है। जो ये जो डिस्टेंस है, इस चीज़ का डिस्टेंस, यहाँ पर जो डॉटेड लाइंस हैं उनका इस लाइन नंबर 3 के साथ डिस्टेंस हमारा मार्जिन है। तो इसकी वजह से हमारा क्लासीफायर लार्ज मार्जिन क्लासीफायर कहलाता है। ओके, तो अभी समझ ही आई बात कि जो हम कंस्ट्रेंट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, उन कंस्ट्रेंट्स को जब मीट करने की कोशिश की जा रही होती है, तो असल में हमें ये वाला मार्जिन मिल रहा होता है, जिसके हम ट्रेनिंग एग्जांपल से मतलब जो उनके उनको सेपरेट करने लाइंस हैं, उसमें हम मार्जिन अपना मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन को हमने एज ए ब्लैक बॉक्स ही इस्तेमाल करना है। अभी इस कोर्स में हमने जो दो तीन एल्गोरिथम्स डिटेल में पढ़ने थे, उनमें वो हम देख चुके हैं। सपोर्ट वेक्टर को हम एज ए ब्लैक बॉक्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं आगे जाके, लेकिन इसकी ज़रा सी इंट्यूशन समझना ज़रूरी थी। तो ये जो भी हमें तस्वीर नज़र आ रही है, ये काफ़ी हद तक हमें अच्छा बता देगी कि जिस सेपरेबल लीनियरली सेपरेबल सिचुएशन में या लीनियरली सेपरेबल डेटा में हमारा क्लासीफायर असल में इस तरह से कोशिश कर रहा था डिसीजन बाउंड्री निकालने की। ये तस्वीर सिर्फ लीनियरली सेपरेबल केस की है, लेकिन हमेशा हमारा क्लासीफायर कोशिश यही करता है कि एक मार्जिन ले और उस मार्जिन को इस्तेमाल करते हुए दरमियान में कहीं थोड़ा सा अपना डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम द एग्जांपल्स ज़्यादा से ज़्यादा रखे। तो ये जो दो हमें लाइंस नज़र आ रही हैं, ये लाइंस जो डॉटेड लाइंस हैं, ये हमारे एक्चुअल हाइपोथेसिस की मदद भी कर रही होती हैं। अब ज़रा देखते हैं इम्पैक्ट क्या है आउटलायर्स का ऑन दिस एल्गोरिथम। यहाँ पर हमें सी का रोल भी नज़र आ जाएगा कि सी किस तरह का हो, सी की वैल्यू बड़ी हो तो एल्गोरिथम कैसे बिहेव करता है, सी की वैल्यू इतनी बड़ी ना हो तो एल्गोरिथम कैसे बिहेव करता है। ये भी हमें नज़र आ रहा है कि ये लीनियरली सेपरेबल डेटा है,
यहाँ पर हमें बड़े आराम से एक स्ट्रेट लाइन जो तकरीबन वर्टिकल लाइन हो वो मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि सेपरेट हो गया। और हम ये भी कह सकते हैं इसको देख के कि सपोर्ट वेक्टर मशीन के हिसाब से यही लाइन बनती थी यहाँ पर, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा डिस्टेंस इधर से भी जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता था रेड क्लास के साथ वो भी है, और ब्लू क्लास का जितना पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता था वो भी हमें मिल रहा है। So this is what SVM decision boundary would be on this particular example. अब सपोज करें यहाँ पर कोई आउटलायर होता, for example this outlier is very close to this positive class, और हमारा ये वाला जो इसको मैं once again इसमें लाइन 1 कहता हूँ, पर्पल कलर जो हमारी लाइन है, इस लाइन ने अगर हम देखें एक नई ट्रेनिंग एग्जाम्पल के आने पे एक यहाँ पर हमें ट्रेनिंग एरर नजर आएगा, या एसवीएम अपनी बाउंड्री चेंज करेगा। अब जब एसवीएम अपनी बाउंड्री चेंज करेगा, है अभी भी ये करेक्ट बाउंड्री इन प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, एसवीएम ने अपनी बाउंड्री चेंज की। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये थी कि ये इस क्लास के बिल्कुल करीब से गुजरता, और इस क्लास के बिल्कुल सॉरी इस इंस्टेंस के बिल्कुल करीब से गुजरता जो ब्लू था, और ये जो रेड वाला इंस्टेंस के बिल्कुल करीब से गुजरता और इधर से भी काफ़ी करीब जा रहा होता। तो ये एसवीएम अपनी बाउंड्री चेंज करेगा इन केस ऑफ a new instance which is an outlier। ये कब होगा? if C is very large, if C is very large तो SVM अपनी बाउंड्री चेंज करेगा। So that means कि SVM will be sensitive to outliers if we have chosen a very large regularization parameter। SVM को अगर हम चाहते हैं कि वो आउटलायर्स के ऊपर इतना सेंसिटिविटी शो ना करे आउटलायर्स पर, what we should do, we should keep C a value of C which is not very large। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हम लार्ज वैल्यूज को अवॉइड करने के बाद हम हमारा SVM इस तरह SVM जो है किसी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे या थोड़े से ट्रेनिंग एरर की बेस पे अपनी बाउंड्री चेंज नहीं कर रहा होगा, वो ये वाली बाउंड्री से स्टिक करेगा। it would say कि alright there is some training error but this is the maximum possible boundary, this is the best possible boundary that we can have। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा वाकई हमारा एल्गोरिथम वाकई बिल्कुल भी ट्रेनिंग एरर ना करे तो फिर हम सी की वैल्यू बहुत बड़ी रख रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा एल्गोरिथम स्टेबल इस तरह से रहे कि वो बार बार अपनी डिसीजन बाउंड्री खास पॉइंट पर पहुंचने के बाद अपनी डिसीजन बाउंड्री चेंज ना कर रहा हो आउटलायर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आउटलायर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स एंड वी हैव आइडेंटिफाइड दैट देयर आर आउटलायर्स, तो हमें ये वाला टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहिए कि वी शुड नॉट कीप C टू लार्ज, ताकि हमारा एल्गोरिथम आउटलायर्स के से सेंसिटिविटी शो ना करना शुरू हो जाए। अगर ऐसे केस में अगर पता चल के हमारे पास आउटलायर्स है और हमने C की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखी हुई है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा एल्गोरिथम काफ़ी सेंसिटिव होगा, काफ़ी हो सकता है कि ऐसी बाउंड्री हमें दे जो कि एक दूसरी बाउंड्री की निस्बत कम रोबस्ट बाउंड्री है या इतनी अच्छी बाउंड्री नहीं है। तो अभी तक हमने जो SVM को देखा वो इतना ही है कि SVM का कॉस्ट फंक्शन किस तरह का नज़र आता है, वो हमने ड्रॉ किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बेस के ऊपर ही, हम वहीं से हल्का सा उसको मॉडिफाई किया। तो हमने देखा कि वो SVM का कॉस्ट फंक्शन बन गया, और फिर हमने SVM के हाइपोथेसिस को हल्का सा मॉडिफाई किया तो हमें कुछ मार्जिन मिलना शुरू हो गया। हमें z जो था विच इज़ थीटा tx, उसको कहा कि इसकी वैल्यू जब 1 या उससे बड़ी होगी तो हमारा हाइपोथेसिस 1 आउटपुट किया करेगा, अगर उसकी वैल्यू यानी z की वैल्यू -1 या उससे छोटी होगी तो हमारा हाइपोथेसिस 0 आउटपुट किया करेगा। हमें बहुत थोड़ी सी डिस्कशन मज़ीद करनी है अपने SVM से रिलेटेड, वो हम अगली दफ़ा करेंगे। और उसके बाद हम सिर्फ ये देखें, और उसके साथ ही हम सिर्फ ये देखेंगे SVM को इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, और फिर हम SVM को सिर्फ अपने डेटा साइंस की एप्लीकेशंस के अंदर, मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं हम उसके अंदर इस पर्टिकुलर कोर्स में नहीं जा रहे।
As before, these slides have been prepared with the help of EndUnix video lectures and the slides available.